आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इको के बारे में। और ये जो इको आपका टॉपिक है ये हमारा किस मेन टॉपिक के अंदर आएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर आएगा ना। तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसके अंदर हमारा एक पहला जो छोटा सा टॉपिक है वो है इको के बारे में। याद रखिएगा इसका स्पेलिंग ECHO, इको। इको होता क्या है पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द क्या है रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में गलती है तो रिफ्लेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको। पिछले वाले क्लास में आपने देखा कि हमारा जो इंसिडेंट साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट भी करता है ना, यानी कि रिफ्लेक्ट भी करेगा, बाउंस बैक भी होके आएगा हमारा। तो बार बार जो रिपीटेशन होता है ना, यानी कि बार बार साउंड वेव आपके पास रिपीट होके आ रहा है बार बार, उसी को हम लोग कहेंगे इको। लेकिन क्या केवल इको में इतना ही चीज़ है? नहीं, इको में और भी कुछ है। इको अभी बिल्कुल अधूरा है ना, इसका और हम लोग अभी मतलब समझेंगे। जैसे आगे, एन इको इज सिंपली अ रिफ्लेक्टेड साउंड। इको बेसिकली आपका एक रिफ्लेक्टेड साउंड है। रिफ्लेक्टेड साउंड का मतलब आपने कुछ बोला, वो हार्ड सरफेस से टकराया, हो सकता है कि वो हार्ड सरफेस आपका कोई लकड़ी का हो, बड़ा सा टुकड़ा, दीवार हो सकता है, बड़ा सा बिल्डिंग हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, उससे वो आवाज़ आपका टकराया और वो दोबारा बाउंस बैक होके आ गया। तो जब बार बार लगातार ये आपका आवाज़ बाउंस बैक होके आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं इको। तो इको सिंपली क्या है? रिफ्लेक्टेड साउंड है, सिंपल सा बात। इको का मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड, बार बार वो टकरा के वापस आ जा रहा है, इसका मतलब वो हो गया हमारा इको, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इको इज जनरली अकर्ड इन एन ओपन प्लेस। तो क्या ये जो इको है ये हमारा एक बंद कमरे में हो सकता है क्या? देखो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब हम लोग बंद कमरे में चिल्लाते हैं तो आवाज पूरा गूंजता है, तो सर क्या ये इको हो गया? नहीं, ये इको नहीं है, ये है हमारा रिवर्बरेशन, जो कि हम लोग अगला वाला टॉपिक हमारा वही है। याद रखना, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इको और रिवर्बरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इको तो एक प्रकार से रिफ्लेक्टेड साउंड है, मतलब कि बार बार साउंड रिफ्लेक्ट होके आ जा रहा है, इसका मतलब वो इको है। और दूसरा सबसे बड़ा इको में आपको ये याद रखना है कि इको हमेशा एक खुले जगह में होता है। अभी इसका एग्जांपल देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इको हमेशा खुले जगह में होगा, लेकिन रिवर्बरेशन जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे वो हमेशा एक बंद जगह पे होगा। जो कि हम लोग कहते हैं ना कि सर आप बंद कमरे में हम लोग चिल्लाते हैं तो आवाज गूंजता है, तो वही है हमारा रिवर्बरेशन। लेकिन इको फिर क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए इको का सिंपल सा मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग पहाड़ी इलाके में आप जाइए, ठीक है, पहाड़ी इलाका में आप जाइए, वहां पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, और जब वहां पे आप चिल्लाते हैं, जब आप वहां पे चिल्लाएंगे तो जो आपने बोला वही दोबारा आपको सुनाई पड़ता है आवाज। बात समझ में आ रही है? कभी इस चीज को आपने गौर किया है? मतलब कि जब आप एकदम शांत वाले जगह में, बड़े बड़े जहां पे पहाड़ हैं या फिर बड़े बड़े अपार्टमेंट है, वो पूरी तरीके से शांत है, जब आप चिल्लाएंगे तो कुछ समय, एकदम बहुत कम समय के बाद जो आपने बोला वही सेम आवाज आपको दोबारा सुनाई पड़ेगा, दोबारा। इसी को कहते हैं इको, सिंपल सा बात। तो इको सिंपल है रिफ्लेक्टेड साउंड, बस जो आपका साउंड रिफ्लेक्ट करके आपको दोबारा सुनाई पड़ जा रहा है उसी को हम लोग कहते हैं इको। और इको में याद रखिएगा कि इको हमेशा एक खुले जगह में होता है, हमेशा याद रखिएगा इको हमेशा एक खुले जगह में होगा। कोई डाउट इसमें? तो इको का सिंपल सा मतलब मेरा आवाज बोला गया दोबारा वापस आ गया, इसका मतलब वो इको हो गया, सिंपल सा बात है ना। आगे इसमें और भी कुछ नया बात है, जैसे इट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय साइंटिस्ट दैट इफ टू साउंड्स रीच आवर ईयर्स within an interval of 0.1 second, then we cannot hear them as a separate sounds, they appear to be just one sound। साइंटिस्ट ने यह पता लगाया, बहुत खोज करने के बाद उन्होंने यह पता लगाया कि यदि 0.1 सेकंड के अंदर 0.1 सेकंड के अंदर यदि दो अलग अलग प्रकार के साउंड हमारे माइंड में चला जाए, यानी कि हमारा कान 0.1 सेकंड के अंदर दो अलग अलग साउंड को सुन ले, तो हमारा ब्रेन ना उसको डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये दो अलग अलग साउंड था, वो समझता है कि ये एक ही साउंड था। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि यदि 0.1 सेकंड के अंदर दो अलग अलग साउंड हमारे कान के अंदर एंटर किया तो हमारा ब्रेन समझ नहीं पाता है
कि ये दो अलग अलग साउंड था, वो समझ ही नहीं पाएगा। वो क्या समझेगा, वो ये समझेगा कि ये दोनों एक ही साउंड था, यानी कि दो साउंड क्रिएट हुआ उसके ईयर में, यानी कि कान में होते हुए उसके माइंड में गया दो साउंड, लेकिन टाइम पीरियड क्या था 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड के अंदर में उसके माइंड तक दो साउंड पहुंचा, लेकिन ब्रेन समझेगा कि नहीं ये दो साउंड नहीं है, ये मात्र एक ही साउंड है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम को लेकर बात हो रहा है। अब आगे बात करते हैं फिर क्या है। The human ear can hear two sounds separately only if there is a time interval of 0.1 second between the two sounds। तो हमारा ब्रेन, ह्यूमन का ब्रेन कब ये समझ पाएगा कि दो अलग अलग साउंड है, तब समझ पाएगा जब दो साउंड के बीच में टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड का हो, मतलब कि 0.1 सेकंड का गैप हो। जैसे मान लीजिए कि अभी तुरंत एक साउंड हमारे ब्रेन तक गया, ठीक है, और तुरंत चला गया, वो भी 0.1 सेकंड के अंदर ही, तो क्या हमारा ब्रेन उसको समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो फिर ब्रेन क्या कहता है? ब्रेन ये कहता है कि एक साउंड हमारे पास आया 0.1 सेकंड उसको आ गया, मतलब कि वो रहा हमारे माइंड में। अब दोबारा साउंड तभी मेरे ब्रेन तक भेजो जब 0.1 सेकंड का टाइम पीरियड हो जाएगा खत्म तब। मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे लाइन बाय लाइन आओ, इस प्रकार से है। मतलब कि आपको साउंड मेरे ब्रेन तक पहुंचाना है तो लाइन बाय लाइन आओ, एक एक करके मत आओ, मतलब कि एक साथ में मत आ जाओ। यदि एक साथ में आओगे तो अलग अलग प्रकार का साउंड आएगा ना, तो हम उसको अलग अलग नहीं समझेंगे, एक ही साउंड समझेंगे। तो ब्रेन हमारा ये कहता है कि दो साउंड हमारा, यानी कि साइंटिस्ट हमको ये बताते हैं कि आपका ब्रेन दो अलग अलग साउंड को तभी पहचान पाता है जब उन दोनों साउंड के बीच में गैप कितने सेकंड का हो? 0.1 सेकंड का हो। मतलब कि एक साउंड गया, 0.1 सेकंड खाली रहेगा, उसमें कुछ साउंड नहीं जाएगा, 0.1 सेकंड के बाद फिर दूसरा साउंड जाएगा, तब हमारा ब्रेन समझ पाता है कि अच्छा ये दूसरा साउंड था। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप कोई पूछ ले, यदि चलते फिरते भी यदि कोई पूछ ले कि हमारा ब्रेन दो अलग अलग साउंड को कब पहचान पाता है, तब पहचान पाता है जब उन दोनों साउंड के बीच में गैप कितने का हो? 0.1 सेकंड का गैप हो तब। लेकिन यदि 0.1 सेकंड के अंदर में ही दोनों साउंड यदि अंदर चला गया ब्रेन में, तो हमारा ब्रेन उसको दो अलग अलग साउंड नहीं समझता है, बल्कि एक ही साउंड समझता है ना। और ये पूरी तरीके से रिसर्च पे आधारित है, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट, अच्छा ये वाला तो हो गया ना, हाँ, दिस मीन्स दैट वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, यानी कि इको, रिफ्लेक्टेड साउंड बोले या फिर इको बोले, मतलब सेम है। इको का मतलब हमने आपको पहले क्या बताया था? इको इज जनरली इको इज सिंपली रिफ्लेक्टेड साउंड। मतलब कि इको ना एक बस रिफ्लेक्टेड साउंड है, बस। आप इसको उतना भी याद नहीं रखना चाहते हैं तो बस ऐसे ही आप याद रखिए कि जो हमने बोला वही दोबारा जब हमको सुनाई पड़ जाए, रिफ्लेक्टेड साउंड यदि आ जाए हमारे पास दोबारा वापस, तो वही हमारा एक इको है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मीन्स दैट वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, यानी कि इको, सेपरेटली ओनली इफ देयर इज अ टाइम इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 0.1 सेकंड बिटवीन देम। तो अब सपोज कीजिए कि आप एक बहुत बड़े पहाड़ी इलाका में गए, आपके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, है ना, और वहां पे जाके आप चिल्लाएं एक बार जोर से, है ना। आपने एक बार चिल्लाया, और चूंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं और आपको मालूम है कि इको हमेशा कहाँ पे होगा? खुले जगह में होगा। तो आपने चिल्लाया, जो आपने बोला, जो आपने चिल्लाया वही आवाज आपको सुनाई पड़ेगा, इसी को हम लोग कहते हैं इको ना। पहला बात तो ये। और दूसरा बात ये, आपको वो आवाज तभी सुनाई पड़ेगा जब जो आपने बोला और जो उधर से साउंड आया, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितने का हो? 0.1 सेकंड का हो। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ बोला हेलो, आप पहाड़ी इलाका में हैं, आपने बोला हेलो, और वो हेलो आपने बोला, तो वो बोला हुआ आपका हेलो पहले किससे टकराएगा? पहाड़ से जाकर टकराएगा। फिर वो दोबारा आपके कान तक हेलो आएगा, तो पहला जो आपने हेलो बोला वो तो आपके कान को सुनाई दे देगा, आपको सुनाई दे दिया कि हाँ हमने भाई हेलो बोला। तो दूसरा हेलो जो पहाड़ से टकरा के आपके कान के बीच आए, कान के अंदर आएगा, ब्रेन उसको समझेगा। मतलब कि इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितने का हो चुका है? 0.1 का हो चुका है, तभी वो साउंड आपको दोबारा सुनाई पड़ रहा है। अच्छा सपोज कीजिए कि यदि दोनों साउंड जो आपने बोला और वो तुरंत सुनाई पड़ जाए, वो भी 0.1 सेकंड के अंदर ही, यानी कि दोनों साउंड, तो क्या आपका ब्रेन कभी भी उसको दो अलग साउंड समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो आप बोलते हैं और जो उधर से रिफ्लेक्ट होकर आपके ब्रेन में आता है, इन दोनों के बीच में 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तभी आपका माइंड समझ पाता है कि अच्छा ये ओरिजिनल साउंड था और ये इको था, रिफ्लेक्टेड साउंड था। समझ में आ गई बात? तो जब भी आप पहाड़ी इलाका में जाएं
और जोर से चिल्लाइएगा। और पहाड़ी इलाका या फिर कोई शांत ऐसा जगह जो कि बहुत बड़े बड़े टावर बिल्डिंग ये सब खड़े हो, वहाँ पे आप जाके जब चिल्लाइएगा जोर से, तो आपने जो बोला वो तो आपका ओरिजिनल साउंड हो गया, है ना, वो आपको सुनाई दे दिया। और जो आपने बोला वो टकरा के किसी सॉलिड सरफेस से टकरा के आपके कान तक आएगा, उसका मतलब कि उन दोनों के बीच में, यानी कि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल हो चुका है। तभी आपका ब्रेन समझ लिया कि अच्छा दो एक ही प्रकार का साउंड आपको सुनाई दिया। यही चीज होता है। कोई डाउट अब इसमें? याद रहेगा। तो इको को आप सुन पाएंगे, इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी यह है कि ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल हो, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको इको कभी भी सुनाई नहीं देगा। बात समझ में आ गया? कोई समस्या यहाँ था समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एन इको इज 17.2 मीटर्स एट 22 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल ये उठता है कि सर इको प्रोड्यूस होने के लिए कितने दूरी पे हमारा सॉलिड सरफेस होना चाहिए? जैसे मान लीजिए कि आप एक पहाड़ी इलाका में गए हैं और आपसे पहाड़ जो है ना बहुत दूर है, यानी कि 1 किलोमीटर दूर है आपसे पहाड़, लेकिन चारों तरफ पहाड़ है, लेकिन फिर भी आप चिल्ला रहे हैं तो आपका आवाज वो तुरंत सुनाई दे रहा है, मतलब कि 0.1 सेकंड के बाद आपको सुनाई दे रहा है। तो आपका ब्रेन क्या समझेगा? आपका ब्रेन समझेगा कि ये इको प्रोड्यूस हुआ, है ना। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए साउंड को टकरा के वापस आने के लिए, यानी कि इको प्रोड्यूस होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस आपको चाहिए 17.2 मीटर। 17.2 मीटर ये कम से कम है। और यदि इससे कम हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपके 15 मीटर की दूरी पे एक बिल्डिंग है और वो भी खाली है, आप चिल्लाएंगे तो क्या आपको इको सुनाई दे देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इको को प्रोड्यूस होने के लिए जितना डिस्टेंस चाहिए होता है वो तो आपके पास है ही नहीं। वो कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब कि यदि आप चाहते हैं कि हम जो बोले वो आवाज़ हमको दोबारा सुनाई पड़े, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके सामने जो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम से कम आपसे 17.2 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, तभी आपको एक इको सुनाई पड़ेगा। ये तो मिनिमम डिस्टेंस हो गया। उसके अलावा यदि बहुत दूर दूर में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 17.2 मीटर ये मिनिमम है, कम से कम। और यदि इससे ज़्यादा है 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तब तो बढ़िया है। लेकिन 17.2 मीटर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका नज़दीक नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। और यदि इससे कम हो गया तो फिर आपको इको सुनाई नहीं देगा। बात समझ में आ गई? अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन ये जो 17.2 मीटर है ना, ये 22 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है। अब आपको मालूम है कि हमारा जो साउंड है उसका स्पीड घटता बढ़ता है टेम्परेचर के हिसाब से। मतलब कि हमने आपको बताया था बोर्ड पे कि जब गर्मी का समय होता है तो उस समय पे हमारा साउंड जल्दी ट्रैवल करता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे टेम्परेचर हाई रहता है ना। लेकिन जब ठंडा के समय में हमारा टेम्परेचर लो रहता है तो उस समय पे साउंड हमारा धीरे धीरे ट्रैवल होता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है 22 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। तो ये जो डिस्टेंस है आपका 17.2 मीटर, ये चेंज हो सकता है टेम्परेचर के हिसाब से। बात समझ में आ गया? कोई डाउट याद समझने में? लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि इको को प्रोड्यूस होने के लिए कम से कम 17.2 मीटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो वहां पे रखना है। मतलब कि आपसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस 17.2 मीटर की दूरी पे कम से कम होना चाहिए, उससे नजदीक नहीं हो। उससे दूर हो जाए भले चलेगा, लेकिन उससे नजदीक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ना मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि समझिएगा इस चीज को ध्यान से। आपने अभी बोला, आपने कुछ भी बोला, ठीक है, और आपसे ना 17.2 मीटर की दूरी पे आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट खड़ा है, सपोज कीजिए, और आप अपार्टमेंट से 17.2 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। आपने जो बोला और वो आपको जो आवाज़ सुनाई पड़ेगा, यानी कि इको जब सुनाई पड़ेगा, तो बताइए कि इको ने, यानी कि आपके पास जो साउंड आया, उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? यानी कि आपने जो बोला वो और आपके पास जो आवाज़ आया, दोनों का मिला के आपके साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाँ, 34.4, क्योंकि 17.2 मीटर की दूरी पे तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा हुआ है, तो यहां से वो जाएगा तो 17.2 मीटर तो वो तय करेगा ही करेगा, कवर करेगा। लेकिन जब दोबारा वापस आएगा तो उसको उतना ही कवर करना पड़ेगा ना। तो दोबारा वापस आने के लिए आपको टोटल आपका जो साउंड है, यानी कि इको जो आपको सुनाई पड़ेगा, उस इको ने टोटल कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस? 34.4 मीटर। कोई डाउट नहीं ना इसमें?
और इन दोनों के बीच में आपका ओरिजिनल साउंड बोला गया और इको के बीच में टाइम इंटरवल कितने का है? 0.1 सेकंड का है, क्योंकि टाइम इंटरवल यदि नहीं होगा ना 0.1 सेकंड का, तो फिर आपका कान इको समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन ये जो 17.2 मीटर है, ये डिस्टेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, है ना। यहाँ पे एक एवरेज लेके बताया गया है 22 डिग्री सेल्सियस पे। आगे, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर ऑन अ हॉट डे, सही बात है, यानी कि गर्मी के समय में साउंड का जो स्पीड है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो साउंड जल्दी जल्दी भागेगा, है ना। सो एन इको इज हियर्ड सूनर ऑन अ हॉट डे देन अ कोल्ड डे। तो गर्मी के समय में जो इको है ना वो जल्दी आपको सुनाई पड़ता है। क्यों जल्दी सुनाई पड़ता है इको गर्मी के समय में? क्योंकि पहला बात तो ये गर्मी है, टेम्परेचर हाई है, तो आप जो बोलेंगे साउंड तुरंत ट्रैवल करेगा, तुरंत उससे टकराएगा, तुरंत आपके कान तक आएगा। तो गर्मी के समय में इको जल्दी प्रोड्यूस होता है और आप उसको जल्दी सुन लेते हैं। लेकिन ठंडे के समय में टेम्परेचर लो रहता है, तो इको प्रोड्यूस होता तो है लेकिन उसको ट्रैवल करने में टाइम लग जाता है। ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है इकोज मे बी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना, जब आप पहाड़ के बीचों बीच आप चले जाएं, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में आप खड़े हैं, जब आप कुछ चिल्लाएंगे ना तो एक इको के बदले बहुत सारा आपको इको सुनाई पड़ेगा, बहुत सारा इको सुनाई पड़ेगा, यानी कि आवाज गूंजता हो वो आपको नजर आएगा। गूंजता हुआ वर्ड यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, आपको साफ साफ आपका बोला हुआ आवाज ना बार बार सुनाई पड़ेगा लगातार। क्यों? क्योंकि आप पहाड़ के बीच में हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि चारों तरफ आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे कि आवाज टकराएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा इको प्रोड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ मोर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। तो ऐसा देखने को मिलता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ये है द रोलिंग ऑफ थंडर। थंडर जो बिजली हमारा कड़कता है उसका साउंड, है ना। The rolling of thunder is due to the multiple reflection of the sound from a number of reflecting surfaces such as the clouds and the land। अब देखिए जब बिजली कड़कता है, यानी कि जब थंडर कड़क, यानी कि जो हमारा बिजली है बरसात के समय में जब वो कड़कता है तो उसका आवाज एक तो कड़क गया, पहला वो हो गया, दूसरा इको के रूप में आपको क्यों सुनाई पड़ता है, यानी कि उसका आवाज ना लगभग अभी तुरंत सुनाई पड़ा, 0.1 सेकंड के बाद फिर सुनाई पड़ेगा। जब तक वो कड़कता रहेगा तब तक वो 0.1 सेकंड के बाद आपको वो सुनाई पड़ता रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपका थंडर जो है ना अलग अलग प्रकार के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रहा है। जैसे पहला हो गया बादल, दूसरा हो गया आपका लैंड, और तीसरा हो गया यदि बड़े बड़े पहाड़ आपके आसपास हैं तो उससे भी टकराएगा, वो बड़े बड़े बिल्डिंग है तो उससे भी वो टकराएगा। तो कभी कभी बरसात के समय में जो हमारा बिजली कड़कता है ना वो भी इको के रूप में सुनाई पड़ता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि बार बार वो किसी न किसी चीज से टकरा रहा होता है और टकराने के बाद इको प्रोड्यूस होकर हमारे कान में आ रहा होता है। कोई डाउट है समझने में? अब तो ये हो गया हमारा इको वाला टॉपिक कंप्लीट। देखो इको में यदि बहुत कुछ याद नहीं भी रहे ना तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि इको सिंपली हमारा बोला हुआ साउंड है जो कि दोबारा हमको बाउंस बैक होके सुनाई पड़ता है, बस यही हमारा इको है। समझ में आ गया बात? ये हमारा इको है। और इको प्रोड्यूस होने के लिए आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कम से कम कितने दूरी पे होना चाहिए? 17.2 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। ठीक है ना, यही चीज था आपका इको में समझने लायक। अब यहां तक कोई समस्या? तो इको समझ में आ गया क्या होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब हम लोग रूम में चिल्लाते हैं तो आवाज गूंजता है, क्या वो भी इको है? नहीं, वो इको नहीं है, क्योंकि वो दो चीज से गलत साबित हो जा रहा है। पहला तो ये कि आप रूम में जो चिल्ला रहे हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका 17.2 मीटर से कम की दूरी पे होता है। जैसे आप मान लीजिए एक बंद कमरे में चिल्ला रहे हैं तो क्या वो आपका दीवार 17.2 मीटर से कम दूरी पे होता है कि नहीं? और 17.2 मीटर बहुत लंबा जगह होता है ना। तो पहला तो यहीं पे गलत हो गया वो। तो जो आप रूम में चिल्लाते हैं आवाज गूंजता है वो एक इको नहीं है, क्योंकि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस 17.2 मीटर से कम है, बल्कि ज्यादा होना चाहिए या फिर 17.2 मीटर होना चाहिए, है ना। इसलिए आपका चिल्लाया हुआ आवाज जो आपको रूम में सुनाई पड़ता है वो इको नहीं है। और दूसरा बात ये कि इको कभी भी बंद जगह में प्रोड्यूस नहीं होता है, वो एक खुले जगह में प्रोड्यूस होता है। कोई डाउट नहीं ना। तो फिर बंद कमरे में जो साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिर उसको कहेंगे रिवर्बरेशन। उसको क्या कहेंगे? रिवर्बरेशन। वो हमारा अगले वाले क्लास का टॉपिक है, तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।